नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम मास्टर 30 सीरीज के 4 अलग अलग टॉपिक्स पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने जैव प्रक्रम, जीवों में जनन, नियंत्रण एवं समन्वय और आनुवंशिकता एवं उद्विकास पर आधारित जो 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हमारा लेक्चर, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण, उसके ऊपर आधारित है। और मास्टर 30 सीरीज के अंदर हम बता दें कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनके आंसरों को पता करते हैं कि आखिर किस तरह के सवाल इस पूरे टॉपिक से बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, हमारा पर्यावरण। देखते हैं कि भाई आज कौन से टॉपिक्स हम निपटाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे टॉपिक में आता है क्या, पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र या फिर इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। दूसरी अगर हम बात करें आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं ओजोन परत या फिर ओजोन क्षरण के बारे में। और फोर्थ टॉपिक्स जो हमारे पास में रहने वाला है कचरा प्रबंधन या फिर जैव निम्नीकरण पदार्थ एवं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस पूरे टॉपिक के अंदर बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जितने भी संभावनाएं हैं, जितने भी आईएमपी सवाल बनने वाले हैं, उन्हें हम पूरी तरह से आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें कि पहला हमारे पास में सवाल आता है पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र बना होता है। भाई पूछा है कि पारितंत्र बना किससे होता है। तो अगर बात करें पारितंत्र होता क्या है, सबसे पहले तो बेटा होता यह है कि आपके आसपास के वातावरण में अगर चारों तरफ अगर हम देखें तो दो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहले तो कुछ जीवित चीजें उपस्थित हैं और कुछ अजीवित चीजें या फिर हम कहें कि भाई भौतिक चीजें उपस्थित है। जैसे अगर जीवित चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं। ये सारे जीवित चीजें मिलकर के जीवित कारक बनाते हैं। जीवित कारक या फिर इन्हीं को हम बायोलॉजी में, इकोसिस्टम में एक नाम दे देते हैं, क्या, जैविक कारक नाम दिया जाता है। इनका नाम होता है हमारे पास में जैविक कारक या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, बोले लिविंग फैक्टर्स कहा जाता है। जैविक कारक की बात हुई, ठीक है। तो किसी भी वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी जीवित चीजें हैं सभी मिलकर के जैविक कारक का निर्माण करते हैं। इसके अलावा वातावरण में उपस्थित जो भौतिक चीजें हैं, जैसे अगर हम कहें तो वायु या फिर हम कहें पानी हुआ या फिर आसपास का जो टेम्परेचर है, ये सभी चीजें मिलकर के अजैविक कारक के नाम से जाने जाती है। ये सभी चीजें मिलकर के अजैविक कारक के नाम से जाने जाती है। अब होता क्या है बेटा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या फिर पारितंत्र के अंदर यही दो चीजें पाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ यही दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है जैविक कारक और दूसरा होता है क्या, अजैविक कारक। तो जैविक कारक और अजैविक कारक से मिलकर के जो पूरा सिस्टम बन रहा है उसी को हम नाम देते हैं क्या, इकोसिस्टम, या फिर उसी को हम नाम देते हैं पारितंत्र का। जैसे अगर ये एक छोटा सा एरिया देखा जाए तो इसके अंदर क्या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो पहली अगर हम बात करें तो इसके अंदर हो सकता है नॉन लिविंग के रूप में सॉइल उपस्थित है या फिर हम कहें कि मृदा उपस्थित है यहाँ पर। और मृदा के बाद में और क्या हो सकता है, बोले यहाँ पर कुछ जल की मात्रा उपस्थित है। इस पूरे एरिया के अंदर नॉन लिविंग में या फिर हम कहें कि भाई अजैविक कारक के रूप में, किसके रूप में, अजैविक कारक के रूप में यहाँ पर मृदा उपस्थित है। मृदा के अलावा जल उपस्थित है और यहाँ का कुछ न कुछ तापमान है, टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर भी किसके अंदर आ रहा है, अजैविक कारक के अंदर आ रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ खनिज हो सकते हैं जो कि पौधों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के अजैविक कारक का निर्माण कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो कुछ प्राणी हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं या फिर कुछ पौधे हो सकते हैं। और ये सारी चीजें मिलकर के लिविंग या फिर हम कहें कि जैविक कारक का निर्माण करते हैं। जैविक कारक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जैविक कारक में आ गए हमारे पास में कौन, तो पौधे उपस्थित हुए। इसके अलावा हमारे पास में क्या हो गए हैं, जंतु। और इसके अलावा और क्या आ सकते हैं, तो सूक्ष्म जीव भी किसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जैविक कारक के अंदर सम्मिलित होते हैं।
ठीक है बेटा। अब बात ये है कि इन्हीं अजैविक कारक और जैविक कारक से मिलकर के ये जो पूरा एरिया बन रहा है, इसी को हम नाम दे रहे हैं इकोसिस्टम। इसी का नाम होता है इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम के अंदर अजैविक कारकों के अंदर तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अजैविक कारक होता है वो होता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास में अजैविक कारक हुआ उसका नाम हुआ है क्या? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की बदौलत ये पौधे अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। वही भोज्य पदार्थ जाता है दूसरे जीवों के अंदर और ये पूरा सिस्टम बनकर के तैयार होता है, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं किसका? इकोसिस्टम का, या फिर पारितंत्र का नाम दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें, सवाल हमारे पास में ये था कि भाई पारितंत्र किससे बना होता है, तो आपको पता चला कि पारितंत्र दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। मतलब हमारे पास में इस पूरे प्रश्न का आंसर आता है सी वाला, जैविक एवं अजैविक घटक से मिलकर के बना हुआ तंत्र पारितंत्र कहलाता है। यहीं पर आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछा जा सकता है कि पर्यावरण या फिर आपसे पूछा जाए पारितंत्र, दो में से कोई सा भी वर्ड यूज किया जाए, या फिर एक और शब्द यूज किया जा सकता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। पारिस्थितिक तंत्र, इन तीनों का एक ही मतलब है। ये तीनों के रूप में अगर पूछा जाए कि भैया ये मुख्य रूप से कितने घटकों का बना हुआ होता है, तो ये दो घटकों का मिलकर के बना हुआ होता है। और दोनों घटक हमने अभी देखे, एक तो है जैविक घटक और दूसरा था क्या? अजैविक घटक। ठीक है बेटा, यहीं पर हमारे अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, तो पारितंत्र के बारे में सारी चीजें भाई समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड होता है। ठीक है, तो पारितंत्र की हमने अभी बात की। पारितंत्र में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला तो हमने पढ़ा है जैविक घटक और दूसरा हमने पढ़ा है क्या? अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर कौन आता है? तो सभी जीवित चीजें। जैविक घटक के अंदर कौन आता है? तो सभी जीवित चीजें किसका निर्माण करती हैं? जैविक घटक का निर्माण करती है। ठीक है, तो सभी जीवित चीजें या फिर हम कहें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? जैविक घटक का निर्माण करेंगे। अब इसके अंदर जैविक घटक के अंदर कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। जैसे अगर हम कहें जैविक घटक में सभी जीवित चीजें तो आ रही हैं, लेकिन कुछ जीवित चीजें ऐसी होती हैं जो अपना भोजन खुद बना लेती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सनलाइट को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो उन जीवों को, उन जैविक घटक को जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें हम नाम दे देते हैं बेटा यहां पर उत्पादक। उनका नाम हो जाता है क्या? उत्पादक। क्यों नाम दिया है उत्पादक? या फिर इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? उत्पादक क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रकृति के अंदर उत्पादक ही ऐसे हैं जो कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या फिर हम कहें कि भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है क्या? उत्पादक नाम दिया गया। अब इसके अलावा कुछ जीवित जंतु या फिर जैविक कारक ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना रहे, ये दूसरों से क्या कर रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। इन्हीं को हम विषमपोषी भी बोलते आए हैं पहले, लेकिन यहां पर पारितंत्र में हम इनका नाम रखते हैं क्या? उपभोक्ता। इनका नाम होता है उपभोक्ता। इसी को इंग्लिश में हम नाम देते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या? तो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करे, जो चीजों को कंज्यूम करे, उसी को हम बोलेंगे कंज्यूमर। तो उपभोक्ता ये ऊर्जा का निर्माण नहीं करता, ये सिर्फ उसका उपयोग कर रहा है, उसे कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया है क्या? उपभोक्ता। ठीक है बेटा, अब यहीं पर जैविक कारक में तीसरी चीज हमारे पास में आती है, जिन्हें कि हम नाम देते हैं क्या? अपघटक। जिनका नाम होता है क्या? अपघटक, या फिर इन्हीं को हम नाम देते हैं बेटा डीकंपोजर। इन्हीं को हम नाम देते हैं डीकंपोजर। ये कौन होते हैं? तो जैविक कारकों के अंदर वे सभी सूक्ष्म जीव जो कि मृत जीवों को, किसे? मृत जीवों को अपघटित करते हैं या फिर मृत जीवों को खाते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या? अपघटक बोला जाता है, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं डीकंपोजर। इन्हीं का नाम होता है बेटा क्या? डीकंपोजर। तो जैविक घटक में पहली परिस्थिति हमारे पास में उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा हमारे पास में आता है क्या? अपघटक। अब अजैविक घटक हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं।
अजैविक घटक का मतलब क्या, तो बोले जितने भी भौतिक कारक होते हैं, जितने भी भौतिक कारक होते हैं, जैसे कि वायु हुआ, जल हुआ, तापमान हुआ या फिर सूर्य प्रकाश, इन सभी भौतिक कारक को हम किसके अंदर रखते हैं, अजैविक घटक के अंदर सम्मिलित करते हैं। ठीक है बेटा, तो पारितंत्र की परिभाषा महत्वपूर्ण तौर पर बनती है, इसलिए उसे बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इस पूरी पारितंत्र की, तो इस पारितंत्र की कुछ विशेषताएं, जैसे आपसे पूछा जाए कि पारितंत्र कितना बड़ा हो सकता है, तो बेटा पारितंत्र का एक छोटा सा मीनिंग कि जैविक हो उसके अंदर और अजैविक हो, जीवित चीजें हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, इन तीनों में से कोई भी हो, और उसके अलावा अजैविक कारक हो। कौन हो, अजैविक कारक, तो उससे अगर बना हुआ है तो वो पूरा पारितंत्र होगा। और इसका आकार एक छोटी सी पानी की बूंद से लेकर के एक महासागर तक कितना भी बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये कि आखिर पानी की बूंद कैसे पारितंत्र का निर्माण कर रही है, तो बेटा पानी की बूंद के अंदर हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकता है कि कुछ क्या हो, सूक्ष्म जीव उपस्थित हो, और वो सूक्ष्म जीव क्या करें, तो सूक्ष्म जीव का काम हो जाए कि भाई वो उस वाटर से अपना न्यूट्रिशन, वाटर के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं, वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और उसी वाटर के आइट साइड में बोले कुछ ना कुछ वातावरण का तापमान होगा, वातावरण का क्या होगा, तापमान होगा। अब ये इस पूरी पानी की बूंद के अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित है। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हुआ, जैविक घटक हुआ। ठीक है, और वो पानी की बूंद अपने आप में भौतिक कारक पानी से मिलकर के बनी हुई है। आसपास का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और पानी और टेम्परेचर किसके अंदर आ गए, तो वो अजैविक घटक के अंदर आ गए। तो इस पूरी वाटर की जो ड्रॉपलेट है, जो पानी की बूंद है, इसमें जैविक घटक भी सम्मिलित है और अजैविक घटक भी सम्मिलित है। इसलिए ये पानी की बूंद एक तरह का क्या बना रही है, पारितंत्र बना रही है, इकोसिस्टम बना रही है। तो हम बात करें पारितंत्र की विशेषताओं की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो एक छोटी सी पानी की बूंद से, एक बूंद से लेकर के एक महासागर तक हो सकता है। बूंद से लेकर के कितना हो सकता है आकार, महासागर तक कुछ भी हो सकता है। चाहे वो एक छोटा सा फॉरेस्ट हो, जंगल हो, या फिर हम कहें कि भाई एक नदी हो, या फिर हम कहें तालाब हो, झील हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, पारितंत्र होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पारितंत्र होते हैं। और क्या विशेषताएं हो सकती है, तो जो पारितंत्र होता है बेटा ये डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या, तो ये गत्यात्मक होता है, गत्यात्मक होता है या फिर गत्यात्मक होता है। अब बात करें गत्यात्मक या फिर डायनामिक का मतलब क्या, पारितंत्र के अंदर एक अगर प्राकृतिक पारितंत्र अगर उपस्थित है तो ये अपने आप को खुद ब खुद चलाता है, अपने आप को खुद ब खुद चलाता है। जैसे कि अगर एक पूरा घास का मैदान है, घास का मैदान है, घास का मैदान नेचर ने बनाया, ठीक है, किसने बनाया, नेचर ने। वहां पर बहुत सारे प्लांट उपस्थित है, प्लांट के साथ में वहां पर बहुत सारी डियर मतलब हिरन उपस्थित है, और हिरन के अलावा वहां पर कुछ क्या है, टाइगर है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या कर रहा है, खुद को मेंटेन करके रख रहा है, अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है, और अपने आप को आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब अपने अंदर जितने भी चीजें परिवर्तन करना है या फिर जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो खुद उन रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। हम बोलते हैं कि भाई पारितंत्र कौन सी चीज में आता है, तो ये गत्यात्मक होता है, डायनामिक होता है, ये गतिशील, मतलब समय के साथ में क्या हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो पारितंत्र के साथ में दो अलग अलग विशेषताएं हो गई, आकार बूंद से लेकर के महासागर तक हो सकता है। लेकिन बात ये आती है कि जो पारितंत्र होते हैं ये कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई पारितंत्र नेचर ने बना रखा है, जैसे अगर एक नदी की बात करें, किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया। हम बात करें किसी एक जंगल की बात करें, किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है, किसने बनाया है, नेचर ने बनाया। लेकिन अगर हम बात करें एक बगीचे की, एक छोटा सा खूबसूरत सा बगीचा, किसने बनाया, हमने, ह्यूमंस ने बनाया। तो बगीचा भी एक तरह का क्या हुआ, पारितंत्र हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ पेड़ पौधे हैं, वहां पे कुछ पक्षी हैं, वो हो गए हैं जैविक कारक, और वहां पे पानी या फिर बाकी चीजें क्या हो गई हैं, अजैविक कारक। तो वो एक तरह का क्या है, पारितंत्र। लेकिन इन दोनों में फर्क है, एक तो बनाया है प्रकृति ने और एक बनाया मनुष्य ने। तो जो प्रकृति ने बनाया है उसे हम नाम दे देते हैं बेटा प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे कि अगर आप किसी नदी की बात कर रहे हो,
किसी नदी की बात कर रहे हो, यदि हम बात करें किसकी, तालाब की। अब तालाब में ध्यान रखना बेटा कि कुछ तालाब मानव निर्मित भी होते हैं, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं ये तालाब किसके द्वारा बने हुए हैं, प्रकृति के द्वारा। दूसरा अगर हम बात करें किसकी, झील की अगर हम बात करें, या फिर किसी हम जंगल की अगर अपन बात करें, तो ये सारे की सारे किसके अंदर आ रहे हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के अंदर आ रहे हैं। ठीक है बेटा। दूसरी अगर हम बात करें क्या, कृत्रिम पारितंत्र की अगर हम बात करें, तो कृत्रिम पारितंत्र में पहला हमने एग्जांपल पढ़ा क्या, बगीचा। जो बगीचा है वो किसके अंदर आ सकता है, कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आ सकता है। या फिर जो किसान है उसने बनाया है किसको, खेत को बनाया है, उसके अंदर प्लांट्स लगे हैं, उसमें इंसेक्ट आए हैं, तो ये पूरा खेत किसके अंदर आ गया बेटा, ये पूरा खेत आ गया है कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या, तो एक आपने देखा होगा कि घरों के अंदर होता है एक पूरा फिश पॉट होता है, मछली का घर होता है। ठीक है। अब उस मछली घर के अंदर क्या किया, बोले बाहर से लाए, पानी डाल दिया हमने, मछलियों को ले आए, मछलियों को डाल दिया, उसके अंदर कुछ पंप लगा दिया, पानी भी उपस्थित है, एयर भी उपस्थित है, ये सारे हो गए अजैविक कारक, और उसके अंदर मछलियों को डाल दिया। मछली मतलब जीवित चीज है, वो हो गई कौन सी, बोले जैविक कारक हो गया। तो पूरा हमने क्या रेडी कर दिया है, एक पारितंत्र रेडी कर दिया है। तो उस पूरे सिस्टम का नाम होता है बेटा एक्वेरियम नाम होता है। तो एक्वेरियम भी किसके अंदर आ रहा है, एक्वेरियम भी किसके अंदर आ रहा है, कृत्रिम पारितंत्र के अंदर सम्मिलित होता है। ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम बढ़े। अब सुनते हुए जाना जरा, सुनते हुए जाना। अभी हमने पढ़ा कि भाई जैविक घटक के बारे में, अभी हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा बेटा, जैविक घटक के बारे में। और जैविक घटक के बारे में मैंने कहा कि सारी जो जीवित चीजें हैं वो किसके अंदर आती है, जैविक घटक के अंदर सम्मिलित की जाती है। ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें कहा कि सबसे पहला तो कौन आता है, उत्पादक आता है। उत्पादक का मतलब क्या हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण करे और खुद अपना भोजन बना ले, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या हुए, पौधे की अगर हम बात करें तो किसके अंदर आ गए, उत्पादक। इसके अलावा आपने सुन रखा होगा नील हरित शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें, तो ये भी खुद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकती है, मतलब किसके अंदर आने वाली है, उत्पादक के अंदर आने वाली है। ठीक है बेटा। दूसरी हमने यहां पर बात की थी क्या, उपभोक्ता की। उपभोक्ता की हमने कहा कि जो खुद अपना भोजन ना बनाए, दूसरों से ले ले, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन उपभोक्ता भी कुछ बेटा अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता है, कोई उपभोक्ता है, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया यहां पर, क्या एक हिरन का नाम लिखा मैंने, किसका नाम लिखा, हिरन का नाम लिखा, तो ये हिरन क्या कर रही है, किसको खाएगा, तो ये उत्पादक को खाएगा। भाई शाकाहारी होता है, वेजिटेरियन होता है, इसने किसको खाया, उत्पादक को खाया। या फिर मैंने लिख दिया यहां पर क्या, ग्रॉस होपर, या फिर उसका हिंदी में नाम होता है बेटा टिड्डा। ठीक है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम में जो ग्रीन कलर का आता है, जिसको हम बोलते हैं राजा जी का घोड़ा भी बोल सकते हैं, उसको जनरली बोला जाता है, तो वो भी किसको खाता है, बोले वो पत्तियों को खा रहा है, मतलब वो उत्पादक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आ रहे हैं, ये खुद अपना भोजन नहीं बना रहे, मतलब ये किस श्रेणी के हैं, ये उपभोक्ता श्रेणी के हैं। लेकिन इन्होंने किसे खाया है, इन्होंने खाया है किसे, उत्पादक को खाया है। ठीक है बेटा। दूसरा मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं आपके लिए, मैंने लिखा यहां पर शेर, या फिर मैंने लिखा क्या, चीता लिखा। अब ये बताओ कि भाई ये किसे खाएगा, उत्पादक को तो ये खाता नहीं है, ये किसे खाएगा, हिरन को खाएगा। किसे खाएगा, हिरन को। इसके अलावा मैंने यहां पर लिख दिया एक एग्जांपल, क्या, मेंढक। मेंढक भी बेटा ये किसे खाती है, ये छोटे छोटे से इंसेक्ट को खा रही है। ठीक है। इंसेक्ट में किसको खाया, इसने टिड्डे को अगर खाया, तो मेंढक भी भाई उत्पादक के ऊपर निर्भर नहीं है, उत्पादक के ऊपर डायरेक्टली निर्भर नहीं है। इन दोनों की अगर हम, दोनों कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो दोनों उत्पादक नहीं है, दोनों उपभोक्ता है। लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है कि ऊपर वाले ये जो भैया हैं वो किसके ऊपर निर्भर है, डायरेक्टली उत्पादक के ऊपर। इसलिए इनका नाम होता है बेटा प्राथमिक उपभोक्ता नाम होता है, इनका नाम होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता में तो क्या हो गया, बोले जो उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहे, उत्पादक को खाए, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और दूसरी बात करें अगर इनकी, तो ये किस
कैटेगरी में आए तो ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएं उन्हें हम बोलते हैं क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। अब इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस और है। क्या डिफरेंस है? बोले जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, ये कैसा होता है? ये शाकाहारी होता है। ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है, ये वेजिटेरियन होता है। लेकिन यदि हम बात करें किसकी? द्वितीयक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? ये मांसाहारी के कैटेगरी में आता है। मांसाहारी की श्रेणी में ये क्या होता है? आता है। ठीक है बेटा। अब क्या उपभोक्ता में प्राथमिक ही हो सकता है, द्वितीयक ही हो सकता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। उपभोक्ताओं की जो श्रेणी है ये थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि इस, जैसे कि हम कहें कि इस मेंढक को कौन खाएगा, तो इस मेंढक को खा रहा है कौन? सांप खा रहा है। कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा उसे हम नाम दे देते हैं क्या? उसका नाम हो जाता है तृतीयक उपभोक्ता। उसका नाम हो जाता है बेटा क्या? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब क्या इसके आगे भी लाइन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हमें पता है कि इस सांप को कौन खा सकता है, तो सांप को हमने कहा भाई किसी बाज ने खा लिया, तो बाज ने अगर खा लिया तो बाज किसे खा रहा है? तृतीयक उपभोक्ता को। इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं क्या? ये हुआ हमारे पास में चतुर्थ उपभोक्ता। इसका नाम हुआ बेटा क्या? चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रकृति में ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें, एक दूसरे को खाए। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी पौधे के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कोई शाकाहारी आकर के खाए। हो सकता है कि वो पौधा अपनी एक उम्र के बाद में क्या हो जाए? मर जाए। या फिर जरूरी नहीं है कि हिरन को कोई चीता खाए, हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो जब भी उत्पादक या उपभोक्ता की मृत्यु होती है तो उसे उसकी डेड बॉडी को या फिर उसके जो मृत शरीर है इसको तोड़ने के लिए, इसे अपघटित करने के लिए जो तीसरी कैटेगरी आती है उन्हें हम नाम देते हैं बेटा क्या? तो उनका नाम हो जाता है अपघटक। इनका नाम हो जाता है क्या? अपघटक। या फिर इन्हीं को अंग्रेजों ने नाम दिया है क्या? डिकम्पोजर। या फिर इन्हीं को हम एक और नाम दे देते हैं क्या? अपमार्जक नाम दिया जाता है। इनका नाम होता है बेटा क्या? अपमार्जक। जो कि मृत चीजों को क्या करे? अपघटित करे। उन्हें हम बोलते हैं क्या? अपघटक या फिर अपमार्जक कहा जाता है। कौन आ सकता है इसके अंदर? तो इसके अंदर जनरली कौन आता है? सूक्ष्म जीव सम्मिलित किए जाते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं? सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। आगे की ओर अगर हम बढ़े, सुनते हुए जाओ। आगे के सवाल पूछा जाएगा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल कि पारितंत्र पर टिप्पणी लिखिए या फिर पारितंत्र को समझाइए। कुछ भी सवाल बन सकता है। तो सिंपल सी बातों में यही लिखना है कि सभी जीव जैसे पौधे, जंतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और अपने भौतिक कारकों के बीच में क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया। और किसी क्षेत्र के जो जैविक एवं अजैविक घटक से मिलकर के बना तंत्र होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या? पारितंत्र नाम दिया जाता है। पहला कौन आता है इसके अंदर? जैविक घटक। सारे जीवित कारक मिलकर के किसे बनाते हैं? जैविक घटक। फर्स्ट इसमें हमारे पास में आया है क्या? उत्पादक। हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का क्या करे? निर्माण करें। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बेटा? उत्पादक कहा जाएगा। दूसरी बात करें हम उपभोक्ता, तो जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ले उन्हें हम रखते हैं किस श्रेणी में? उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है। आगे की ओर अगर हम देखें तो पहला आता है हमारे पास में क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, जो किसके ऊपर निर्भर रहता है? उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहता है। और मैंने कहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। जैसे एग्जांपल है हिरन या फिर हम कहें क्या? टिड्डा। दूसरा हमारे पास में आता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो किसे खाए? प्राथमिक उपभोक्ता को खाए। जैसे कि चीता या फिर हम कहते हैं क्या? मेंढक की बात करें। ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है क्या? तृतीयक उपभोक्ता, जो किसे खाएंगे? द्वितीयक वाले को खाएंगे, उनके ऊपर निर्भर रहेंगे। जैसे कि हमारे पास में आता है क्या बेटा? सांप की अगर हम बात करें तो ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि पारितंत्र में जो जैविक कारक होते हैं उसमें आते हैं कौन? अपघटक। अपघटक कौन? तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। अपमार्जन या फिर इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? अपघटन, या अंग्रेजों के हिसाब से डीकंपोजिशन बोला जाता है। कौन सम्मिलित है इसके अंदर? तो जीवाणु, सूक्ष्म जीव
या फिर हम कहें क्या कवक इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और क्या हो सकते हैं, तो अजैविक घटक उपस्थित होते हैं जैसे कि वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश या फिर तापमान। ये सारी चीजें अजैविक फैक्टर्स के अंदर या फिर हम कहें कि अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर ये आती है, अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर ये आती है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास में बनेगा आपके लिए। हो सकता है ये लघुत्तरीय में पूछा जाए या फिर दीर्घोत्तरीय में पूछा जाए। हो सकता है आपसे उत्पादक की परिभाषा पूछ ली जाए, तो वो भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये एक अकेला दीर्घोत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे से बहुत सारे लघुत्तरीय या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को क्या करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़े। हमारे अगले सवाल पर पूछा है, निम्न में से कौन पर्यावरण में जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है, मैंने कहा जैविक घटक हम उन्हें कहें जिसे कि जो कि क्या होते हैं, जीवित चीजों में आते हैं। अब हम बात करें पहले ऑप्शन में हमारे पास में पौधे, ये तो जैविक घटक है। वायु की हम बात करें, ये किस में आता है बेटा, अजैविक घटक के अंदर, अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है। इसलिए हमारे पास में जो पूरे क्वेश्चन का आंसर है वो आता है क्या, वायु या फिर एयर अजैविक घटक होता है, जैविक घटक नहीं होता। अगला सवाल अगर हम देखें, निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है, जो नेचर ने नहीं बनाया, हमने बनाया। बगीचा हमने बनाया है, सही बात है, खेत भी हमने बनाया है और एक्वेरियम भी हमने बनाया है। मतलब इस सवाल का हमारे पास में जवाब आएगा क्या बेटा, उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों किसके अंदर आते हैं, कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़े। अगले सवाल पर पूछा है, प्रत्येक पारितंत्र होता है, हमने पढ़ा है पारितंत्र की विशेषताओं में कि इसका आकार एक बूंद से लेकर के महासागर तक हो सकता है और कैसा होता है, गत्यात्मक होता है। मतलब कि आंसर आता है हमारे पास में सी वाला, गत्यात्मक परिस्थिति में होता है, डायनामिक होता है। कैसा होता है, डायनामिक होता है। आगे की अगर हम बात करें बेटा, तो सवाल पूछा है, निम्न में से पारितंत्र का उदाहरण है, पारितंत्र का उदाहरण क्या है। अब एक ही हमने छोटा इतना सा टॉपिक पढ़ा, लेकिन बहुत सारे सवाल इसमें क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो पूछा गया आपसे कि निम्न में से पारितंत्र का उदाहरण है नदी, समुद्र या फिर जल की एक बूंद। तो नदी भी पारितंत्र है, समुद्र भी पारितंत्र है और जल की एक बूंद भी पारितंत्र है। इसलिए आंसर आता है हमारे पास में क्या, उपरोक्त सभी आता है। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। हमारे सवालों में अगला सवाल आता है कि पारितंत्र में भाई अपघटकों या फिर अपमार्जकों की क्या भूमिका है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे बड़े ही अच्छे से समझना है कुछ नहीं इसके अंदर, बस सुनते हुए जाना है। सुनना बेटा, सबसे पहले पूछा है उसने कि पारितंत्र में अपघटकों या अपमार्जकों की क्या भूमिका है, या फिर अपमार्जक को परिभाषित कीजिए। तो अपमार्जक की परिभाषा हमें पता है, ऐसे जैविक कारक या फिर ऐसे जीव जो कि मृत अवशेषों को अपघटित करते हैं, उन्हें अपघटक या फिर अपमार्जक कहते हैं। लेकिन पारितंत्र में इनकी भूमिका क्या है, उसके बारे में अगर हम समझें तो सुनना बेटा जरा, कि होता क्या है, आपके पास में कोई भी एक प्लांट है, पौधा है, इस पौधे के लिए जरूरी क्या है, तो पौधे के लिए सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सनलाइट चाहिए। इसके अलावा इसे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में इसे जल या फिर खनिज लवण चाहिए। ठीक है, अब जल या फिर खनिज लवण की अगर बेटा हम बात करें तो ये होते हैं कैसे, ये अकार्बनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, अकार्बनिक होते हैं। अब ये जल या फिर खनिज लवण कहां उपस्थित है, तो ये मृदा के अंदर उपस्थित है। ये कहां उपस्थित है बेटा, मृदा के अंदर। तो मृदा से जल, खनिज या फिर हम बोले अकार्बनिक पदार्थों को लिया गया, सनलाइट को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और पौधे ने क्या बनाया है बेटा, तो कार्बनिक पदार्थ बनाया है। कौन सा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अब इसी पौधे को, इसी प्लांट को किसने खाया, बोले इसके खाया गया उपभोक्ता के द्वारा। तो उस उपभोक्ता का नाम बेटा हमने रख दिया क्या, बोले प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया है। किसने खाया है, प्राथमिक उपभोक्ता ने। ठीक है, अब उस प्राथमिक उपभोक्ता को बेटा खाया किसने, बोले उस प्राथमिक उपभोक्ता को किसी दूसरे उपभोक्ता ने, मतलब मांसाहारी ने खा लिया। मतलब किस कैटेगरी में आया है, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आया। ठीक है, अब हुआ क्या, बोले प्लांट, इसके ऊपर जितने भी प्लांट है अर्थ के ऊपर, वो कंटिन्यूअसली कार्बनिक पदार्थ को ले रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं। और वही चीज है, वही कार्बनिक पदार्थ पहले गया प्राथमिक उपभोक्ता में और चला गया किसके अंदर बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, अब हमने कहा कि ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है, हमने कहा कि ये एक पारितंत्र है। ये पूरा क्या है, एक पारितंत्र है। अब इस पारितंत्र के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी। मैंने अजैविक कारक
कारक दिए, मैंने उत्पादक दिया और मैंने क्या दे दिया, उपभोक्ता, लेकिन अपघटक नहीं बताया मैंने। अब मान लो कि इस पूरे पारितंत्र के अंदर भाई लिमिटेड मात्रा में क्या है, अकार्बनिक पदार्थ जल और खनिज लवण है। अब जल खनिज लवण पौधे अवशोषित कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाया, वही कार्बनिक पदार्थ गया प्राथमिक उपभोक्ता और गया किसके अंदर, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर गया। अगर इस पूरे पारितंत्र के अंदर अपघटक नहीं है तो ये जो पौधे हैं ये मान लो कभी मर भी गए तो इनका डीकंपोजिशन नहीं होगा, अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी। अपघटन कौन करता है, तो अपघटक जो होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं क्या बोले, सूक्ष्म जीव की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं। मतलब कि अगर ये पौधा कभी मर गया, अगर डेड हो गया तो इस पौधे को छोटे छोटे से पार्टिकल में तोड़ा जाएगा और उन पार्टिकल में जितना भी खनिज उपस्थित होगा वो वापस से बेटा कहां पर आ जाएगा, वो वापस से आ जाता है कहां पर, मृदा में। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। तो प्रक्रिया क्या चल रही है, बोले अकार्बनिक को लिया था और कार्बनिक बना था, वो सारी चीजें आगे की ओर ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन जब ये प्लांट डेड होता है या फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता मरता है या फिर द्वितीयक उपभोक्ता मरता है तो अपघटक क्या करते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। वो बॉडी जब डिकम्पोज होती है तो उनके अंदर के जो मिनरल्स होते हैं वो कहां आ जाते हैं बेटा, सॉइल के अंदर या फिर मृदा के अंदर होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता भी मान लो शेर टाइगर मर गया, अब उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई तो उसकी हड्डियों में जितना कैल्शियम है, उसके अंदर जितना कार्बन है, उसके अंदर जितना फास्फोरस है वो कहां जाएगा, उसको हमें सॉइल में मिलाना जरूरी है। तो सॉइल में मिलाने का काम कौन करेगा बेटा, अपघटक करेगा। और अपघटक इसके जितने भी पदार्थ होंगे उसे कहां मिला देंगे, मृदा के अंदर। लेकिन यदि हमने अपघटक को इस पूरी जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया, मृदा से बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ को लिया, कार्बनिक बनाया, वो एनर्जी या फिर वो चीजें आगे ट्रांसफर हो गई। अब वो मर भी रहे हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही है और बॉडी के अंदर जितना भी मिनरल्स था वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर नहीं जा रहा है। अब सॉइल के अंदर नहीं जाएगा तो कभी ना कभी तो वो जो खनिज लवण है या मिनरल्स है वो सॉइल के अंदर से बेटा खत्म हो जाएगा। सॉइल के अंदर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सॉइल के अंदर से अगर खत्म हो गया तो पौधे को फिर मिलेगा नहीं, वो पौधे को नहीं मिलेगा तो वो कार्बनिक पदार्थ बनाएगा नहीं, पौधा रह नहीं पाएगा। और पौधा नहीं तो फिर प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं, और प्राथमिक उपभोक्ता भी नहीं तो द्वितीयक उपभोक्ता भी नहीं रहेगा। मतलब पूरा पारितंत्र क्या हो रहा है, खतरे में आ रहा है, पूरा इकोसिस्टम खत्म होने की कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए इस पूरे पारितंत्र के अंदर कौन जरूरी होते हैं, अपघटक जरूरी होते हैं। यदि अपघटक नहीं रहेंगे तो जो भी अकार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं क्या, पोषक तत्व, जिन्हें कि हम बोल सकते हैं क्या, पोषक तत्व, या फिर इन्हीं को हम बोल सकते हैं क्या, खनिज लवण। तो उस पोषक तत्व का कहां जाना, मृदा से पौधे में जाना, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता में जाना और इनसे वापस कहां आ जाना, मृदा में। तो इसे हम बोलते हैं क्या, पोषक तत्व का क्या हो रहा है, बोले पोषक तत्व का चक्रण हो रहा है। इसलिए हमने कहा क्या, पोषक चक्रण, या फिर इसी को हम नाम देते हैं क्या, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अपघटक अगर नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं होगा, मृदा से जो भी चीज इनके अंदर गई है वो वापस मृदा के अंदर नहीं आ पाएगी, वो पारितंत्र क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए अपघटक की पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपघटक की पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है बेटा, जैसे यहां पर एक डायग्राम में दिया गया है कि भाई प्रोड्यूसर थे, इस प्रोड्यूसर को खाया है किसने, कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर को किसने, बोले सेकेंडरी कंज्यूमर ने। ये कौन सा कंज्यूमर था, ये प्राइमरी था। ठीक है बेटा, अब हुआ ये कि यदि ये प्लांट सॉइल से सारी चीजों को अवशोषित कर रहा है और यदि ये जब भी डेड कंडीशन में जाएगा तो कौन आएंगे, डिकम्पोजर, जो कि इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, या फिर क्या बोल दिया हमने, सॉइल को बनाएंगे। और उसी न्यूट्रिएंट की बदौलत, उसी सॉइल की बदौलत फिर से कौन आएंगे, प्लांट लगेंगे। और ये पूरी प्रोसेस चलती हुई रहेगी और पारितंत्र स्थिर अवस्था में रहेगा। और यदि अपघटक नहीं तो पारितंत्र स्थिर नहीं रहेगा। मतलब हम इस पूरे सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि अपघटक या अपमार्जक कौन होते हैं, सूक्ष्मजीव जो मृत अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं बेटा क्या, अपमार्जक। जैसे जीवाणु एवं कवक। पारितंत्र में अपमार्जक की पोषक तत्वों, किसे, पोषक तत्वों के
के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और यह अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में जाकर किसे मिलता है, पौधों के द्वारा पुनः क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पूरी परिभाषा और उसके साथ में हमारे सवाल का जवाब आता है क्या कि भाई पारितंत्र, सवाल क्या पूछा जाएगा कि पारितंत्र में अपघटकों या अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे की ओर अगर हम बढ़े इस पूरे सवाल में एक और सवाल बनता है, क्या क्या बनेगा, तो अपमार्जक क्यों आवश्यक है, इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल वही है, बस थोड़ा सा क्या किया है, ट्विस्ट किया है। देखना जवाब हमने समझ लिया है, सारा जवाब वहीं से बनेगा। पारितंत्र में अपमार्जक की पोषक तत्वों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पुराने ही सवाल का हमने यहाँ पर लिखा है, उसी को लिखना है। आगे लिखना है कि अपमार्जक की अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों का अपघटन नहीं हो सकेगा, जिसके कारण खनिज पदार्थ का पुनः चक्रण रुक जाएगा एवं जिससे संपूर्ण जो पारितंत्र है वो कैसा हो जाएगा बेटा, बोले अस्थिरता आ जाएगी। पारितंत्र में क्या आ जाएगी, अस्थिरता, या फिर पारितंत्र अस्थिर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे की ओर बढ़े। ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा आईएमपी सवालों की श्रेणी में है, इसलिए इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, 30 तो आईएमपी है ही है, लेकिन उन 30 में भी ये दो सबसे ज्यादा आईएमपी की श्रेणी में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम बढ़े। पूछा गया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब नया शब्द आया है हमारे पास में, क्या, आहार श्रृंखला, या फिर इसी को हम नाम देते हैं बेटा क्या, खाद्य श्रृंखला नाम दिया जाता है। सुनना जरा ध्यान से, होता क्या है, हमने अभी पढ़ा कि इस प्रकृति के अंदर जैविक कारक में सबसे पहला तो आया है क्या, उत्पादक आए हैं। पहला कौन आया है, उत्पादक। अब उत्पादक हमें पता है कि भैया सूर्य प्रकाश को लेते हैं, सूर्य ऊर्जा को क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब यही भोजन उत्पादक से कहाँ गया बेटा, बोले उत्पादक से भोजन जो है वो आगे जाएगा किसके अंदर, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। किसके अंदर जाता है बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर जब ये पूरा की पूरा भोजन गया, उसने क्या किया, उसे यूज किया, और जब उस प्राथमिक उपभोक्ता को उसके कर्मों का फल मिला, मतलब जब उसे किसी दूसरे ने खाया, दूसरे ने किसने खाया, तो द्वितीयक उपभोक्ता ने खाया। किसने खाया बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता ने खाया। ठीक है, अब द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में चला गया। अब बात यह कि इस द्वितीयक उपभोक्ता को भी भाई कर्मों की सजा मिली और इसे किसी दूसरे ने खा लिया, तो वो जो जिसने खाया है उसे हम नाम दे देंगे क्या बेटा, इसका नाम हो गया है क्या, तृतीयक उपभोक्ता। इसका नाम हुआ है क्या, तृतीयक उपभोक्ता। अब सुनना जरा, हुआ क्या यहां पर, बोले यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि उत्पादक को खाया प्राथमिक ने, प्राथमिक को खाया द्वितीयक ने, और द्वितीयक को खाया तृतीयक ने। जैसे मैंने यहां पर लिखा क्या भाई, घास, मैंने लिखा है क्या यहाँ पे, घास। ठीक है, ये उत्पादक की कैटेगरी में हो गए। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या बेटा, बोले टिड्डा लिखा है मैंने, ग्रॉस होपर। किसे खाया इसने, तो घास को खाया। टिड्डे को किसने खाया बेटा, तो इसे खाया है किसने, मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया, तो मेंढक को खाया है बेटा किसने, सांप ने खाया है। किसे खाया है, सांप ने खाया। तो ये सभी जैविक कारक आपस में मिलकर के एक सीधी सरल श्रृंखला बना रहे हैं। एक सीधी सरल क्या बना रहे हैं, श्रृंखला, जिसमें भोज्य पदार्थ का एक स्तर से दूसरे स्तर पर, दूसरे से तीसरे स्तर पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इसी पूरी श्रृंखला को बेटा हम बोल देते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला, या फिर इसी का नाम हो जाता है क्या, आहार श्रृंखला नाम हो जाता है। इसी का नाम हुआ क्या, आहार श्रृंखला। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना कि आहार श्रृंखला के अंदर जो अलग अलग स्तर आ रहे हैं, जो अलग अलग स्टेप आ रही है, जैसे ये उत्पादक की स्टेप थी, ये प्राथमिक उपभोक्ता की स्टेप थी, ये द्वितीयक की थी, और ये तृतीयक की थी। तो इन अलग अलग स्तर को आहार श्रृंखला के अंदर जो अलग अलग स्तर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बेटा, पोषी स्तर कहा जाता है। इन्हीं का नाम होता है क्या, पोषी स्तर नाम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पोषी स्तर, इसी को इंग्लिश में अंग्रेजों ने इसे नाम दिया है क्या, ट्रॉपिक लेवल। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, टी से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उत्पादक की अगर अपन बात करें तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हुआ, मतलब T1 इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हुआ, T1।
इसकी हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता, ये किसके अंदर आ गया, T2 के अंदर आ गया। किसके अंदर आया बेटा, T2 के अंदर। इसकी अगर हम बात करें ये किस में आएगा, ये T3 के अंदर। और इसकी अगर हम बात करें तो ये किस में आ गया, T4 के अंदर आ गया। आहार श्रृंखला के अंदर अलग अलग जो स्तर होते हैं, इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, पोषी स्तर या फिर पोषक स्तर नाम दे रहे हैं। और पोषक स्तर में उत्पादक जो होता है वो प्रथम पोषक स्तर में आता है। किसके अंदर आता है बेटा, ये प्रथम के अंदर आता है, प्रथम पोषी स्तर होता है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर की श्रेणी में ये आया है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी पारितंत्र में जो प्रथम पोषी स्तर है उसमें कौन आता है, तो हमेशा प्रथम पोषी स्तर में कौन आएंगे, उत्पादक आएंगे। कौन आएंगे, उत्पादक आएंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पोषी स्तर में कौन सा पोषी स्तर अपना भोजन खुद बना लेता है, तो जो प्रथम पोषी स्तर है वो अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक है बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो ये कौन सी श्रेणी में आया, तो ये आया है क्या, द्वितीयक पोषी स्तर। ये किसके अंदर आया है, द्वितीयक पोषी स्तर के अंदर आया है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्पादक था प्रथम पोषी स्तर, ये प्राथमिक उपभोक्ता किसके अंदर आया है, द्वितीयक पोषी स्तर के अंदर। और द्वितीयक उपभोक्ता किसके अंदर आएगा, ये तृतीय पोषी स्तर के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि भैया पारितंत्र में 4 अलग अलग पोषी स्तर हैं, कौन सा पोषी स्तर वाला जीव शाकाहारी की श्रेणी में आता है, शाकाहारी की श्रेणी में आता है। प्राथमिक प्रथम वाला आता है, द्वितीय वाला, तृतीय वाला या फिर चतुर्थ वाला। तो बेटा अभी हमने देखा कि जो द्वितीय पोषी स्तर होता है इसमें कौन आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता मैंने कहा है कि हमेशा कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि जो द्वितीय पोषी स्तर है ये हमेशा क्या होगा, शाकाहारी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, बहुत बढ़िया। आगे की ओर हम बढ़ें, यहां से 2 परिभाषाएं बनेंगी आपके लिए, एक तो खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि पारितंत्र के अंदर उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और यही एक सीधी सरल जो श्रृंखला होती है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला नाम देते हैं। और यही एग्जाम्पल आपको क्या करना है, लिखना है। दूसरा पूछा जाएगा पोषी स्तर, तो आहार श्रृंखला के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग पोषक स्तर को ही हम पोषी स्तर कहा जाता है। ये अलग अलग हो सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, उसमें भी ये वाला एग्जाम्पल लिख करके आना है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़े। यहां पर एक एग्जाम्पल, एक नाम और मैं आपको देता हूं, सुनना जरा ध्यान से। आया है क्या, खाद्य जाल। क्या नाम आया हमारे पास में, खाद्य जाल। अब सुनना बेटा, हुआ क्या, मैंने यहां पर लिखा वही आपका फेवरेट एग्जांपल, मैंने लिखा है क्या, ग्रास या फिर मैंने लिखा है घास। ठीक है, अब इस ग्रास को खाया है किसने, बोले अभी सर आपने बताया था कि ग्रास को खाया है किसने, बोले टिड्डा ने खाया है, टिड्डे ने खाया है। ठीक है बेटा, अब और कोई भी खा सकता है क्या ग्रास को, बोले हाँ खा सकता है। कौन खा सकता है, खरगोश खा सकता है। कौन खा सकता है बेटा, खरगोश खा सकता है। और कौन खा सकता है, बोले इसी घास को खा सकता है कौन बेटा, तो इसी को खा सकता है हिरन। कौन खा सकता है, हिरन। या फिर मैं यहां पर कहूं कि घास या फिर जो बीज होते हैं उसी को खाया है किसने, बोले चूहों ने खाया है, तो चूहे ने खा लिया है। किसने खाया बेटा, चूहे ने। अब इस टिड्डे को हमें पता है कि टिड्डे को खाया जाएगा किसके द्वारा, बोले मेंढक ने। किसने खाया बेटा, मेंढक ने। ठीक है, हिरन की अगर हम बात करें तो बोले इसे खाया है किसने, तो बोले इसे खाया है चीता ने, इसे खाया है चीता ने। चूहे की अगर हम बात करें बेटा, तो चूहे को कौन खा सकता है, तो चूहे को खा सकता है कौन, सांप खा सकता है। चूहे को खा सकता है कौन, सांप। लेकिन यही सांप इस मेंढक को भी खा सकता है, इस मेंढक को भी खा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या चल रहा था, बोले जब तक मैंने ये वाला जो बीज वाला इंटरमीडिएट नहीं बनाया, तो ये एक अकेली क्या थी, ये खाद्य श्रृंखला थी। ये भी क्या चल रही थी, खाद्य श्रृंखला। ये भी क्या थी, खाद्य श्रृंखला। ये भी क्या थी, खाद्य श्रृंखला। लेकिन जब एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखला से मिल जाए और एक जाल रूपी संरचना में आ जाए, तो उसे हम नाम देते हैं बेटा क्या, खाद्य जाल नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है क्या, खाद्य जाल नाम होता है। ठीक है बेटा, अब ये कंडीशन, ये पूरी की जो परिस्थिति ये जो बन रही है हमारे पास में, ये क्या बन रहा है, तो ये खाद्य जाल या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, आहार जाल नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उसका एक जो पोषी स्तर है वो दूसरे से
कनेक्ट होता है तो एक जाल रूपी संरचना बनती है जिसे हम नाम देते हैं क्या, खाद्य जाल, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, आहार जाल बोला जाता है। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पहला तो खाद्य श्रृंखला, दूसरा खाद्य जाल और तीसरा पोषी स्तर। ये तीन अलग अलग सवाल हमारे पास में बन करके आते हैं। अब सुनना बेटा जरा ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो बताया गया है कि भोजन या फिर ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच क्या होता है, संबंध होता है, और उसी को हम नाम देते हैं खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला नाम दिया जाता है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और कौन सम्मिलित होते हैं, अपघटक एक सीधी लाइन में होते हैं, एक सीधी कड़ी में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है बेटा, तो ये एक सरल संरचना है, एकदम सीधी सीधी सरल संरचना है। और दूसरा, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है, देखना जरा यहां पर, इसमें ऊर्जा का प्रवाह मतलब इसके पास में जो भी भोजन, जो भी ऊर्जा थी वो इसके पास गई, इससे कहां गई, इसके पास, इससे कहां गई, इसके पास। तो एकदम सीधी लाइन में क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, पहले इधर, इधर से इधर, इधर, ठीक है, या फिर यहां से गया चूहे के अंदर, चूहे से गया कहां पर, सांप के अंदर। तो हमारे पास में यही लिखा है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में क्या होता है। ठीक है, आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या भी क्या होती है, कम, लेकिन जो खाद्य जाल है या फिर खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, आहार श्रृंखला या फिर खाद्य जाल या फिर हम कहें क्या, आहार जाल की बात करें तो उसके अंदर जीवों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। एक एग्जांपल दिया है मैंने कि घास के मैदान के अंदर ये कंडीशन चल रही है, हरे पौधे को टिड्डे ने, फिर मेंढक ने, सांप ने और चील ने खाया है। या फिर जंगल की बात करें तो हरे पौधे को खाया हिरण ने और हिरण को खाया है किसने, शेर ने खाया। सवाल बहुत ईजी सा सवाल है, महत्वपूर्ण सवालों में आएगा ये, इसलिए इसे ध्यान रखना है खाद्य श्रृंखला के ऊपर। दूसरा सवाल हमारा बनता है खाद्य जाल के ऊपर, या फिर हाँ खाद्य जाल के ऊपर। तो हमारे पास में खाद्य जाल में क्या होता है, पारितंत्र में किसी एक जीव का कई जीवों द्वारा भक्षण किया जा सकता है। सामान्यतः एक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, और इस प्रकार एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य आहार श्रृंखला के जीवधारियों से हो जाता है और क्या बन जाता है, खाद्य जाल या फिर आहार जाल बन जाता है। जैसे कि घास था, खाया है किसने, टिड्डे ने, उसको खाया किसने, छिपकली ने, खरगोश ने घास को खाया और चूहे ने। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं मिल रही हैं और किसका निर्माण कर रही हैं, तो ये आहार जाल का निर्माण कर रही हैं या फिर खाद्य जाल का निर्माण कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो आगे की ओर बढ़े हमारे अगले सवाल पर। देखते हैं अगले सवाल में पूछा है क्या, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए। भाई पोषी स्तर पूछा है उसने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं। स्वपोषी अथवा जो उत्पादक हैं वो कौन से स्तर में आते हैं, प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ये क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे किसके लिए देते हैं, विषम पोषी के लिए या फिर उपभोक्ताओं के लिए प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर में आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में। और इसके बाद में जो मांसाहारी होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, तृतीय पोषी स्तर के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा एक छोटी सी ये संरचना मैंने बना रखी है, नीचे मैंने रखा है क्या, उत्पादक कौन सा पोषी स्तर है, बोले प्राथमिक पोषी स्तर के अंदर आ रहा है। दूसरा हमने कहा है प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय पोषी स्तर है, और यहां पर आया है क्या, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय के अंदर, और तृतीय वाला आया है किसके अंदर, चतुर्थ पोषी स्तर के अंदर। इसी को हम नाम देते हैं क्या, T4, इसका नाम होता है T3, इसका नाम होता है T2 और इसका नाम हुआ है बेटा T1, ट्रॉपिक लेवल 1 इसका नाम हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े हमारे अगले सवालों की तरफ। पूछा गया है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तीसरे पोषी स्तर पर पूछा है बेटा। ठीक है, तो पहला उसने लिखा है शाकाहारी। हमें पता है कि शाकाहारी हमेशा द्वितीय पोषी स्तर पर आता है, T2 पर आता है। किसके अंदर आता है, T2 पर आता है। मांसाहारी, बोले हाँ ये बात सही है, मांसाहारी हमेशा कौन से पर आ सकता है, बोले T3 पर आ सकता है और T3 के साथ में T4 पर आ सकता है। ठीक है बेटा, अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि उत्पादक आपको पता है ये T1 पर आ गए, लेकिन जो अपघटक होते हैं ना, इन्हें पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है, इन्हें पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये पोषी स्तर में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, ये सवाल बनता है कि आखिर क्यों नहीं आए। तो सुनना बेटा, जैसे मैंने कहा
मैंने कहा एक यहाँ पर ये वाले डायग्राम के अंदर चलते हैं आगे की ओर। हुआ क्या, मैंने कहा कि घास है, घास अगर जब मर गया या फिर वो डेड हो गया तो अब घटक आए और अब घटक ने उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। टिड्डा अगर मर गया, अब घटक आया, उसने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। मेंढक मर गया तो उसको अब घटक ने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो आप उसकी पोजीशन को, स्थिति को बराबर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं पर भी सम्मिलित हो सकता है, इधर से लेकर के वो कहीं पर भी सम्मिलित हो सकता है। इसलिए अब घटक को हम पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं करते हैं। अब घटक को हम पोषी स्तर में बेटा सम्मिलित नहीं करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। यहीं पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं है, तो अपघटक पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पोषी स्तर में सम्मिलित नहीं है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये नोट्स में मिले। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे की ओर बढ़े। हमारे अगले सवाल की तरफ पूछा गया है हमसे, आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से किसका निर्माण होता है? तो शाकाहारी हमें पता है कौन से पोषी स्तर में आते हैं, द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। ये कौन हुए हैं? बोले ये प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता ही क्या होता है? बोले शाकाहारी होता है। मतलब हमारे पास में इस पूरे सवाल का जवाब आता है बेटा क्या, द्वितीय पोषी स्तर आता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। हमारे सवाल की तरफ पूछा गया, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो भाई ये तो बहुत पुराना सवाल हमारे पास में कि भाई पारितंत्र के अंदर ऊर्जा कहां से आती है? तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इस धरती के ऊपर सूर्य प्रकाश है, सूर्य है। इसलिए इस पूरे सवाल का हमारे पास में आएगा आंसर क्या बेटा? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से ही क्या होती है? ऊर्जा आती है। चलिए आगे की ओर बढ़े। पूछा गया है, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। ऊर्जा प्रवाह को पारितंत्र के विभिन्न घटकों के बीच समझाइए। ठीक है भैया, अब सुनो जरा ध्यान से इसे। मैंने कहा बेटा सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा कि किसी पारितंत्र के अंदर कौन सम्मिलित है? बोले किसी पारितंत्र के अंदर पेड़ पौधे सबसे पहले आ गए। क्यों? बोले इन्होंने बनाया है किसे? बोले ये किसके अंदर आते हैं? उत्पादक के अंदर आते हैं। किसके अंदर? उत्पादक। अब इस पेड़ पौधे को मैंने कहा बेटा किसने खाया है? हिरण ने खाया है। किसने खाया? हिरण ने खाया। ठीक है, और हिरण को किसने खाया बेटा? तो बोले इसे खाया है किसने? शेर ने खाया। अब सुनना बेटा, होता क्या है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? बोले सूर्य प्रकाश को ले रहे हैं और अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हैं? बोले भोज्य पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब मान लो कि इस पेड़ ने, इस पूरे प्लांट ने कितना भोज्य पदार्थ बनाया, तो मैं यहां पर लिख दूं किसने बनाया कितना? बोले 1000 बनाया। कितना बनाया? 1000 किलो कैलोरी बनाया। ठीक है, जो ऊर्जा है उसको हमने किलो कैलोरी में लिख दिया। अब होता क्या है कि पूरे जो सनलाइट है, उस सनलाइट से इस पौधे ने 1000 किलो कैलोरी सूर्य प्रकाश से क्या कर लिया? इसने भोजन तो बना लिया, लेकिन इस पूरे भोजन का इसने महत्वपूर्ण हिस्सा, इस पूरे भोजन का इसने महत्वपूर्ण हिस्सा या फिर आधे से ज्यादा जो हिस्सा है, इसने अपनी अलग अलग क्रियाओं में क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कौन कौन सी क्रियाओं में खर्च कर दिया? भाई इस पूरे प्लांट को अपनी नई जनरेशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसमें परागकण सम्मिलित होंगे। तो परागकणों को बनाना पड़ेगा, मादा युग्मक को बनाना पड़ेगा, परागण की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। तो उन सारी प्रक्रिया में मैंने कहा कि भाई जनन की प्रक्रिया में, रिप्रोडक्शन में इसने क्या कर दिया? ऊर्जा को खर्च कर दिया। ठीक है, और क्या कहां खर्च कर दिया? बोले जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा था तो जमीन से भाई वाटर को खींचना था, वाटर को अवशोषित करना था, उसमें भी इसने अपनी ऊर्जा को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक है, हमने कहा कि भाई श्वसन में भी इसने क्या कर दिया? बोले ऊर्जा को खर्च कर दिया। अब हुआ क्या कि ऐसा देखा गया है कि कोई भी जो पोषी स्तर होता है उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है उसका 90% हिस्सा वो खर्च कर देता है। कितना? 90% हिस्सा खर्च कर देता है। सिर्फ 10% हिस्सा ही क्या करता है? बोले बचा करके रखता है। तो हुआ क्या कि इस पूरे प्लांट ने 1000 किलो कैलोरी क्या की थी? ऊर्जा बनाई थी। उसमें से इसने 90% को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 90% क्या हो गई है? खर्च हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है? 10% बची है। कितनी बची है? 10%। अब ये 10% ऊर्जा को क्या करता है? तो उसने 10% ऊर्जा को अपने प्लांट के अंदर ले जाकर के क्या कर दिया? रख दिया, संचित कर दिया। क्या कर दिया? संचित कर दिया। पत्तियों में क्या कर दिया है? संचित कर दिया। अब हुआ क्या कि इस हिरण ने इस पौधे को खाया, इस पौधे को खाया, तो हिरण को कितनी ऊर्जा मिलेगी?
हिरन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो जितनी इसने संचित कर रखी है उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा थी कितनी इसके पास में 1000 किलो कैलोरी थी, 90% खर्च कर दी, बस बची है कितनी 10%, मतलब इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 100 किलो कैलोरी ऊर्जा बची है इसकी पत्तियों के अंदर, ठीक है। और वही ऊर्जा किसके पास जाएगी बेटा, तो वही ऊर्जा जाएगी किसके अंदर, हिरन के अंदर। किसके अंदर गई, हिरन है, हिरन ने उसको खाया तो वही ऊर्जा पहुंच गई है किसके अंदर, हिरन के अंदर पहुंच गई है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, हिरन के अंदर कितनी ऊर्जा पहुंच गई है, तो हिरन के अंदर पहुंच चुकी है कितनी, तो बोले 100 किलो कैलोरी पहुंच चुकी है, ठीक है बेटा, 100 किलो कैलोरी पहुंच चुकी है। पर हिरन के पीछे पड़ गया है कौन, शेर खाने के लिए। तो हिरन अपने आप को बचाने के लिए दौड़ेगा, बचाने के लिए दौड़ रहा है, पहली चीज तो मान लो वो बच गया बेचारा, एक बार तो क्या हो गया, बच गया। दूसरा, उसको भी अपनी नई जनरेशन लाना है, उसको भी रिप्रोडक्शन करना है, तो ये अपनी 100 किलो कैलोरी एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या करता है, खर्च। और ये भी कितना खर्च करता है, तो ये 90% हिस्सा खर्च करता है। सिर्फ कितना बचा करके रखता है, बोले 10% ही क्या करेगा, बचा करके रखेगा, ठीक है बेटा। तो इस 100 किलो कैलोरी में 90% तो क्या हो गई बेटा, खर्च हो गई, सिर्फ बची है कितनी, तो 10% क्या है, बोले बची हुई है। 10% मतलब कितनी बची है, तो हिरन के अंदर सिर्फ बची है कितनी, 10 किलो कैलोरी बची हुई है, ठीक है। अब इसी ऊर्जा को, अब बात यह कि भाई खाया है इसने, किसने, बोले खाया है शेर ने, किसे, बोले हिरन को जब खाया है, तो इस हिरन से शेर के अंदर वही ऊर्जा जाएगी जो हिरन के अंदर बची हुई है। मतलब कितनी ऊर्जा गई है, तो 10 किलो कैलोरी ऊर्जा गई है किसके अंदर, इस शेर के अंदर कितनी ऊर्जा गई, 10 किलो कैलोरी, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि पारितंत्र के अंदर हर पोषी स्तर 90% ऊर्जा को खर्च कर रहा है, 10% ऊर्जा को बचा रहा है, वही 10% ऊर्जा आगे वाले पोषी स्तर में क्या हो रही है, जा रही है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं क्या, बोले इसी को हम देते हैं 10% नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम इसे कहा जाता है, ठीक है बेटा। इतनी कहानी समझ में आ रही है। तो हमें पूछा गया है सवाल में क्या, पारितंत्र में विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, या फिर पूछा है क्या, ऊर्जा का 10% नियम समझाइए, ऊर्जा का 10% नियम समझाइए। क्या होता है 10% नियम, तो एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सनलाइट से जितना भी आया सिर्फ 1% पौधे ने क्या किया, यूज। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं तब ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में क्या होती है, खर्च। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन जनन वृद्धि में होता है। हर पोषी स्तर पर खाए गए भोजन या ऊर्जा का केवल 10% भाग क्या होता है, संचित होता है। शेष 90% भाग क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। और यही संचित ऊर्जा, यही 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर या फिर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहती है। और इसी को हम ऊर्जा का क्या बोलते हैं बेटा, 10% नियम कहा जाता है। ये सवाल अगर आता है और अगर आप ये बना करके आते हैं तो दिन बहुत सारे, मतलब हो सकता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, तो आप चाहे तो इसे भी बना करके आ सकते हैं। ये 1100 और ये 10 किलो कैलोरी ये ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े। अब सुनना जरा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको। देखो हुआ क्या कि यहां से जब ऊर्जा चली थी, सनलाइट से जब ऊर्जा चली थी, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा थी वो किसके ऊपर थी बेटा, इस उत्पादक के ऊपर। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास में होती है, उत्पादक, ठीक है। उसके बाद में कहां गई, बोले ये गई है कहां पर, बोले प्राथमिक के पास में। किसके पास गई बेटा, प्राथमिक, ठीक है। और प्राथमिक के से कहां गई, बोले प्राथमिक से चले गई है कहां, द्वितीयक। यदि इसके आगे भी कोई होता तो ऊर्जा, शेर भी कुछ खर्च करता और फिर आगे की तरफ क्या होती, ऊर्जा जाती। तो जैसे जैसे ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है, ऊर्जा की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम। यहां पर कितनी थी, बोले 1000 थी, उसके अंदर बची कितनी, बोले 100। यहां पर 100 में भी खर्च कर दी, बची कितनी, 10। यहां पर अब 10 है, उसमें भी क्या हो जाएगी, खर्च। तो जैसे जैसे ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती है, अधिकतर क्या होती है, खर्च होती है। जो सबसे लास्ट वाला होता है उसे बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है, उसे बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है। इसलिए पूरे पारितंत्र के अंदर ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ही पोषी स्तर देखने को मिलते हैं, सिर्फ 3 या फिर 4। ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने
लिखा ना कि उत्पादक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हो सकता है और हो सकता है कहीं पर चतुर्थ हो। इससे आगे की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। क्यों? बोले ऊर्जा की उपलब्धता क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है बेटा, चलो सुनना जरा, एक सुनहरी पंक्ति में आपको मिलेगा कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला 3 अथवा 4 चरण की होती है, 3 या फिर 4 ही चरण की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अब दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि इस पूरी आहार श्रृंखला के अंदर सबसे ज्यादा जो संख्या होती है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? हमेशा उत्पादक। उत्पादक हमेशा सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? पाए जाएंगे। या फिर जो निचला स्तर होता है इसकी संख्या हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे की ओर अगर हम इसमें बात करें, देखो हुआ क्या, सनलाइट थी, सनलाइट मिली किसे? प्लांट को। प्लांट से ऊर्जा गई कहां पर? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी से कहां गई? सेकेंडरी। और सेकेंडरी और प्राइमरी को किसी ने नहीं खाया तो कहां चला जाता है? डिकम्पोजर के अंदर चला जाता है। डिकम्पोजर को हम किसी भी टॉपिक लेवल में नहीं रखते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, सनलाइट के पास में क्या थी? एनर्जी। ठीक है, और इसी सनलाइट की एनर्जी कहां गई? प्लांट के अंदर। प्लांट से कहां गई? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी वापस प्लांट के अंदर हो जाए? प्लांट को खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर ने, और प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ऊर्जा चले गई, तो क्या प्लांट बोल सकता है कि नहीं भाई मेरी ऊर्जा मुझे वापस दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है। ऊर्जा हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या होती है? जाती है, एक दिशा में जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है बेटा, ये एक दिशी होता है। ये कैसा होता है? एक दिशी होता है, ये वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, कभी भी रिवर्स फ्लो नहीं होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या होगी? ऊर्जा स्थानांतरित होगी। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। हमारे पास में पूछा गया है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? लो भाई, गोल्डन लाइन के ऊपर ही सवाल बना हुआ है कि अधिकतम संख्या में कौन मौजूद होते हैं। मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं कौन? उत्पादक। इसलिए आंसर आएगा बेटा क्या? उत्पादक आएगा। क्या आएगा? उत्पादक। अब सुनना, उत्पादक तो हमारे पास में क्या हो गए? सबसे अधिकतम संख्या में हो गए, पर ध्यान रखना कि निचले पोषी स्तर पर हमेशा जो जीवों की संख्या होगी वो क्या होती है? ज्यादा होती। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। पूछा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर किसी दिशा में नहीं? बोला हमें पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, ओनली फॉर यूनिडायरेक्शनल। कौन सा होता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे पूछा गया है हमें से, क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर या फिर उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दे? उसने पूछा कि एक जो आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला अगर है, तो इसमें आपने क्या कर दिया? उत्पादक को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल यहां पे बन सकता है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को क्या कर दें? समाप्त कर दें। सुनना बेटा जरा, यहां से क्या होता है, देखो मैंने कहा कि आपके पास में क्या है? बोले पेड़ पौधे हैं। आपके पास में क्या है? पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब ये थे एक पोषी स्तर, इसको खाया है किसने? बोले पेड़ पौधे को खाया किसने? हिरन। वही हमारा बेचारा सबसे ज्यादा आ रहा है, हिरन। ठीक है, और इसको खाया है किसने? बोले चीता ने खाया, या फिर मैंने लिख दिया क्या? बाघ लिख दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया? खाया है। आपसे बोला है कि आपने क्या कर दिया? इस उत्पादक को हटा दिया। इस उत्पादक को क्या कर दिया? हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? दूसरा आपसे पूछा है कि इन तीनों में ये जो अलग अलग स्तर दिख रहे हैं ना, इनमें से किसी एक को अगर आपने हटा दिया, एक को क्या कर दिया? हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? बेटा सुनना, इसमें होता क्या है कि भाई यदि आप प्राथमिक जो हमारे पास में जो पहला जो उत्पादक है, अगर आप इसको अगर हटा दोगे तो इस पूरे पारितंत्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं आएगी, सनलाइट से भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो इनको खाने वाले कौन होते हैं? हिरन। हिरन बेचारे को कुछ खाने को मिलेगा नहीं, वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म। और हिरन अगर नहीं रहे तो बाघ भी क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये पहले वाली चीज है। दूसरा मैंने कहा कि आपने किसको हटा दिया है? बोले हिरन को हटा दिया। किसे हटा दिया? हिरन को। या फिर मैंने यहां पर लिखा है क्या? बोले एक और कंडीशन लिख दी, मैंने लिखा है क्या? टिड्डा। यहां पे लिखा मैंने इसको खाया किसने? मेंढक ने। और मेंढक को खाया बेटा किसने? मेंढक को खाया किसने? सांप ने। और सांप ने खाया है बेटा किसको? सॉरी, सांप को खाया है किसने? तो बोले बाज ने खा लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपने क्या कर दिया? बोले आपने मेंढक को यहां से हटा दिया।
मेंढक को क्या कर दिया, हटा दिया। एक पूरा घास का मैदान था, उसमें से मेंढक को क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्या होगा, अब मेंढक को अगर आपने हटा दिया तो मेंढक किसको खा रहा था, टिड्डे को खा रहा था। तो टिड्डे की मान लो पहले संख्या कितनी थी, 1000 अगर था, ठीक है, तो टिड्डे की संख्या को कंट्रोल में रखने का काम किसके पास में था, मेंढक। क्यों, बोले इसकी संख्या बढ़ती है, मेंढक क्या करता है, खाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, खाता है। अगर मेंढक नहीं रहा तो इस टिड्डे को कोई खाने वाला नहीं बचेगा और इसकी संख्या 1000 से कितनी हो जाएगी भाई, 10,000 हो जाएगी। अब पहले 1000 टिड्डे इन पौधों को खा रहे थे, अब कितने खाएंगे, 10,000। तो वो एक ही साथ में बहुत सारे प्लांट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब बहुत सारे प्लांट अगर खत्म हो गए बेटा, तो बाकी के जो जीव हैं जो प्लांट के ऊपर निर्भर है, कौन, हिरन, इसको बेचारे को खाने को कम मिलेगा, इसे कम मिलेगा, ये इसकी संख्या कम होगी तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कहने का ये कि अगर आपने किसी पारितंत्र में से एक भी जीव को अगर आपने हटाया तो उस जीव के पहले पोषी स्तर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके कारण पूरे पारितंत्र के ऊपर अस्थिरता आ जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। एक का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, एक का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो यही कंडीशन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। सवाल में दिया गया है आंसर कि यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसके अगले स्तर के जीव भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उन जीवों में के एक पहले के स्तर के सभी जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। इस प्रक्रिया का प्रभाव पूरे पारितंत्र के ऊपर पड़ेगा, पूरे पारितंत्र पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे दिया है कि यदि हम किसी घास पारितंत्र में चीते को हटा दें तो उस पारितंत्र में हिरन की संख्या तेजी से वृद्धि होगी और उस पारितंत्र में उपस्थित अन्य शाकाहारी जीवों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हिरन खाएगा ज्यादा से ज्यादा पौधे और बाकी जो जीव जो पौधे के ऊपर निर्भर थे उन्हें अब खाने को क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे की ओर बढ़े। ये सवाल अच्छा है, आगे की ओर चलते हैं हमारे सवालों की तरफ। पूछा गया हमसे जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जैविक आवर्धन या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, बायो मैग्निफिकेशन बोला जाता है। सुनना बेटा, होता क्या है, जनरली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, बोले हम कृषि उत्पादों में, जैसे कि फसल के लिए, फसल अच्छी आए उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं कि बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। होता है क्या है कि आपने कभी देखा हो बारिश के समय पर किसी भी शहर के अंदर जो नालियां होती है ना, उसके साइड में एक व्हाइट कलर का पाउडर डाला जाता है। वो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है ना बेटा, उसका नाम होता है डीडीटी, उसका नाम होता है डीडीटी। ये किसे मारता है, तो बोले ये डीडीटी डाला गया है किसे मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए। लेकिन भाई डीडीटी क्या है, बोले एक तरह का क्या है, बोले रसायन है, केमिकल है। ठीक है, अब इस डीडीटी को नालियों के साइड में डाला गया, आई है क्या, बोले बारिश आई है, तो ये डीडीटी उस बारिश के पानी के साथ में मिलकर के गया नाली में, और नाली से गया बड़े नालों में, और नालों से गया कहां पर, नदी में। केमिकल था डीडीटी, पहुंच गया कहां पर, नदियों के अंदर पहुंच गया। अब नदी के अंदर बेटा, या फिर हम कहें कि जो जलाशय होते हैं इनके अंदर जो प्लांट होते हैं ना, जलाशय के अंदर जो प्लांट होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, या फिर हिंदी में इन्हें बोला जाता है बेटा क्या, पादप पल्लवक बोला जाता है। इनका नाम होता है क्या, पादप पल्लवक। ठीक है, हमारे जो धरती पर रहने वाले हैं इनको तो हम पेड़ पौधे बोलते हैं, लेकिन पानी में रहने वालों को हम बोलते हैं क्या, पादप पल्लवक। ठीक है, तो जो भी डीडीटी था बेटा वो पहुंच गया कहां पर, बोले यहाँ के पानी के अंदर ये पहुंच गया। अब पानी के अंदर जब वो डीडीटी पहुंच गया तो पानी को यूज कर रहा था कौन, इस पानी के अंदर रहने वाले जो पादप पल्लवक है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे थे, उस वाटर को ले रहे थे और वो अपना काम चला रहे थे। तो पादप पल्लवकों के अंदर बेटा क्या जाने लगेगा, डीडीटी जाने लगेगा। क्यों, यहाँ के पूरे पानी में अगर डीडीटी है तो वो डीडीटी जो पानी यूज करेगा उसके अंदर क्या हो गया, चला गया। ठीक है, अब डीडीटी पहुंच गया फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। यहां पर मैंने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन बेटा कितने थे, बोले यहां पर फाइटोप्लैंक्टन मैं लिख दूं यहां पर कि 1000 थे। कितने थे, 1000 थे। ठीक है, अब 1000 फाइटोप्लैंक्टन्स थे और एक के अंदर जो डीडीटी था बेटा वो कितना गया, बोले एक के अंदर जो डीडीटी था वो कितना गया, 10 मिलीग्राम गया। कितना गया, 10 मिलीग्राम। इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना क्योंकि बहुत अच्छा जो टॉपिक है ये। तो 1000 जो
DD 1000 यहाँ पे क्या थे बोले फाइटोप्लैंक्टन थे यहाँ पर, वो 1000 फाइटोप्लैंक्टन में से एक के अंदर कितना गया बोले एक के अंदर 10 mg क्या गया है DDT गया। ठीक है, एक के अंदर कितना गया 10 mg गया। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को बेटा वहां पे रहने वाले जो छोटे छोटे से इंसेक्ट है वाटर के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं क्या जू प्लैंक्टन बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं क्या जंतु पल्लवक बोलते हैं, जंतु पल्लवक। अब इन्हीं पादप पल्लवकों को खाया है किसने, जंतु पल्लवक ने खाया। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि घास है तो घास भाई खाता है हिरन, तो हिरन को एक आध घास खा करके पेट तो भर नहीं जाएगा, हिरन तो बहुत सारी घास को क्या करेगा खाएगा। तो यहाँ के जो जंतु पल्लवक है, इन जंतु पल्लवकों ने किसको खाया है, फाइटोप्लैंक्टन को खाया। यदि एक को खाया, एक फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा तो कितना DDT जाएगा 10 mg। मैंने कहा उसने कितने फाइटोप्लैंक्टन को खा गया, उसने कितने फाइटोप्लैंक्टन को खा गया, तो उसने खा गया कितने बोले 10 को खा गया। एक को खाया तो 10 mg गया, और 10 को खाया तो कितना चला गया बोले 100 mg चला गया। किसके अंदर चला गया 100 mg चला गया। एक जंतु पल्लवक के अंदर कितना है 100 mg है, एक के अंदर बोल रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, एक के अंदर कितना है 100 mg है। अब सुनना, इन्हीं जंतु पल्लवकों को कौन खा रहा है, इन्हीं जंतु पल्लवकों को खाता है कौन बोले स्मॉल फिश खाती है। ठीक है, अब वही बात है कि स्मॉल फिश एक छोटी फिश है, तो उसका एक जंतु पल्लवक से तो काम हो नहीं जाएगा, वो किसको खाएगा बोले बहुत सारों को खाएगा। मान लो उसने कितनों को खाया 10 को खाया। अगर हम बोले कि भैया एक जंतु पल्लवक के अंदर कितना DDT का था 100 mg, तो यदि एक फिश ने 100 मतलब 10 को अगर खाया तो कितना चला गया उसके अंदर DDT बोले 1000 क्या चला गया mg DDT चला गया। किसके अंदर, स्मॉल फिश के अंदर। ठीक है, एक के अंदर बोल रहा हूं बेटा मैं, एक के अंदर ये कंडीशन चल रही। ठीक है, तो एक के अंदर कितना हो गया है 1000 हो गया। अब आगे की बात करें, स्मॉल फिश को खाती है कौन बोले लार्ज फिश खाती है। कौन खाती है, लार्ज फिश खाती है। लार्ज फिश का भैया एक मछली को खा करके तो पेट भरेगा नहीं, वो भी बहुत सारी मछलियों को क्या करेगी खाएगी। तो एक छोटी मछली के अंदर कितना DDT था 1000 mg था, तो 10 को अगर खाया तो कितना हो गया बोले इस बिचारी के अंदर 10,000 mg क्या चला गया है DDT चला गया। क्या देखने को मिल रहा है आपको बोले हमने एक हानिकारक केमिकल को उपयोग में लाए थे, वो हानिकारक केमिकल बोले विभिन्न माध्यमों से, बारिश के पानी से या फिर किसी भी चीज से मिल गया किसके अंदर, यहां पर पानी के अंदर, और वो इस पोषी स्तर में क्या हो गया है सम्मिलित हो गया। पोषी स्तर में क्या हो गया सम्मिलित। और एक पोषी स्तर, ये एक पोषी स्तर है, फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब मैंने बोल दिया इसको ट्रॉपिक लेवल 1, इसको मैंने बोल दिया क्या ट्रॉपिक लेवल 2, इसको मैंने बोल दिया क्या ट्रॉपिक लेवल 3, और ये हो गया आपस में क्या ट्रॉपिक लेवल 4 हो गया बेटा। तो एक ट्रॉपिक लेवल से जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वो जो हानिकारक पदार्थ है इसकी सांद्रता में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। यहां पर एक फाइटोप्लैंक्टन के अंदर सिर्फ 10 mg था, लेकिन यहां पर एक जूप्लैंक्टन के अंदर कितना हो गया 100 mg, यहां पर स्मॉल फिश के अंदर कितना हो गया 1000 mg, और यहां पर कितना हो गया बोले 10,000 क्या हो गया mg हो गया। तो अलग अलग पोषी स्तर पर उस हानिकारक चीज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब हानिकारक चीज की मात्रा बढ़ेगी तो इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा जैविक आवर्धन। इसी का नाम हो जाता है क्या, जैविक आवर्धन। इसी प्रक्रिया का हमारे पास में नाम हो गया जैविक आवर्धन। ठीक है, अब सुनना जरा इसकी परिभाषा जरा ध्यान से। अलग अलग माध्यमों से किसी विषाक्त पदार्थ का आहार श्रृंखला में सम्मिलित होना, आहार श्रृंखला में सम्मिलित होना, ठीक है, अच्छी बात है। एवं आहार श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर से होते हुए उच्च पोषी स्तर पर उस हानिकारक विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैविक आवर्धन या फिर जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आ रही है। चलो, जैसे कि फसलों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन वर्षा जल के साथ बहकर जल स्रोत में पहुंच जाते हैं और वहां जलीय जीवों की आहार श्रृंखला में सम्मिलित हो जाने से जलीय जीव जैसे मछली के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, मनुष्य के अंदर। अब ये मछली को अगर किसी मनुष्य ने खाया तो वही DDT कहां चला जाएगा, मनुष्य के अंदर चला जाएगा। और सांद्रता क्या होती है बेटा, धीरे धीरे जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हमारे सवालों की तरफ। तो सुनिए, पूछा है ओजोन परत पाई जाती है। भाई ओजोन परत के बारे में हमारे पास में कहानी आई है। ठीक है, ओजोन परत कहां पाई जाती है ये पूछा गया। अब सुनना बेटा,
होता क्या है, एक इमेज अगर मैं दिखाऊं तो वातावरण के अंदर ये जैसे कि हमारी क्या है बोले पृथ्वी है, ये हमारी क्या है पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के साथ में ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अलग अलग लेयर आने लगती है, अलग अलग स्तर आने लगती है। जैसे कि एक होता है हमारे पास में ट्रोपोस्फीयर, पहला होता है क्या ट्रोपोस्फीयर, एक होता है हमारे पास में क्या स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर, और नीचे के साइड में कौन हुआ ट्रोपोस्फीयर, पहला वाला कौन सा होता है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के बाद में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि समताप मंडल, कौन सा मंडल समताप मंडल, समताप मंडल के अंदर बोले एक गैस होती है, नाम होता है उसका ओजोन। कौन सी गैस पाई जाती है ओजोन, और ओजोन गैस एक परत के रूप में पाई जाती है, उसी को हम बोल देते हैं क्या ओजोन परत। होता क्या है कि यहां पर प्रकृति के अंदर यहाँ पर पृथ्वी से बहुत सारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है ऊपर के साइड में जाती है, ठीक है, बहुत सारी ऑक्सीजन कहाँ गई है ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, बहुत सारी ऑक्सीजन जब ऊपर के साइड में गई तो इस ऑक्सीजन के ऊपर तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, किसकी वजह से टेम्परेचर, या फिर मैं बोलूं कि एक किरणें होती है, नाम होता है उनका क्या बोले परावैगनी विकिरण की वजह से, परावैगनी विकिरण की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ना ये टूट जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन एक क्या हो गया बोले टूट गया, तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल में से एक क्या हो गया अलग, जैसे यहां पर एक हो गया है क्या अलग, नेसेंट ऑक्सीजन, उसी को हम बोल देते हैं क्या नवजात ऑक्सीजन। अब बहुत सारी नवजात ऑक्सीजन ये है और ये आपस में ये तीन मिलकर के एक अकेला मॉलिक्यूल बना लेती है, कौन सा O3 बना लेती है, और इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या ओजोन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या ओजोन बोलते हैं। ये नीले रंग की गैस होती है, ओजोन इसका नाम होता है। अब ये ओजोन इस समताप मंडल के पास में बहुत सारी ओजोन इकट्ठा हो जाती है और वहां पर एक परत बना लेती है, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या ओजोन परत बोल देते हैं, ठीक है। ये वायुमंडल में, वातावरण में ये कहां होती है बोले ऊपर के साइड में पाई जाती है। वातावरण में कहां उपस्थित होती है ऊपर के साइड में, तो ध्यान रखना कि ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में क्या होती है उपस्थित होती है, ऊपरी सतह में पाई जाती है। अब पूछा जाएगा आपसे कि ओजोन परत पाई जाती है कौन से स्तर में पाई जाती है, पहला है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर। तो बेटा जो स्ट्रेटोस्फीयर था ना हमारा, जो अभी मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर, इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा समताप मंडल बोलते हैं। तो इसी समताप मंडल के अंदर हमारी ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल, और इसी समताप मंडल के अंदर कौन उपस्थित होती है हमारे पास में हमारी ओजोन परत उपस्थित होती है, ओजोन लेयर उपस्थित होती है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़े। पूछा है ओजोन परत क्या होती है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अवक्षयित होती है। कुछ नई चीज पूछी गई है, ठीक है, अब सुनना इसके बारे में ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कुछ नई बात में, मैंने कहा था कि हमारे पास में पूरी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के बाद में जो पहली लेयर थी उसका नाम था, हमने रखा था क्या ट्रोपोस्फीयर, और उसके बाद वाली जो लेयर थी बेटा उसका नाम था क्या, उसका नाम था क्या स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर इसी को मैंने नाम दे दिया था क्या समताप मंडल, इसी का नाम था क्या समताप मंडल। अब हमने कहा कि भाई समताप मंडल के अंदर ही एक लेयर पाई जा रही है जिसका नाम था क्या ओजोन लेयर। ये देखने को मिल रही होगी आपको, ये पूरी की पूरी लेयर है कौन सी ओजोन लेयर। अब होता क्या है, ओजोन लेयर तो बन गई बेटा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पृथ्वी पर जो हमारे रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह जो होता है इसके अंदर एक गैस को यूज कर रहे हैं। उस गैस का नाम होता है बेटा CFC। कौन सी गैस होती है CFC। तो प्रकृति से हमारी जो अर्थ है यहां सर एक गैस रिलीज हो रही है, नाम हुआ उसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां जाता है, ऊपर जाता है ओजोन परत के पास में, ठीक है CFC। इसके अंदर एक कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो पूरी गैस है इसके अंदर एक कार्बन, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल और एक होता है क्या फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब ये जैसे ही ओजोन परत के ऊपर पहुंचती है तो ये ओजोन के जो तीन अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ओजोन कितने मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना होता है। तो CFC का एक क्लोरीन अलग हुआ और वो क्लोरीन इस ओजोन के एक ऑक्सीजन को लेकर के ClO बना लेता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर पहले क्या था बोले ओजोन था, O3 था, तो उसे एक क्लोरीन ने उसके एक ऑक्सीजन को ले जा करके क्या कर दिया अलग, तो ओजोन किस में बदल गया बेटा, ऑक्सीजन में बदल गया। किस में बदल गया, ऑक्सीजन में। अब ये CFC कंटिन्यूअसली अर्थ से निकल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटर वगैरह का यूज किया जा रहा है, तो ये निकल करके कहां जा रही है, ओजोन परत के पास में, और ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्या कर रही है, खत्म कर रही है। तो इससे ओजोन लेयर के अंदर क्या होने लगे हैं बोले, छिद्र होने लगे। पहले एकदम मोटी पाई जा रही थी, तो अब धीरे धीरे पतली होने लगी, और कुछ जगहों पर तो छिद्र भी देखने को मिलते हैं
ओजोन छिद्र बोला जाता है। तो किसकी वजह से हुआ है? ये CFC की वजह से हुआ है। मेनली जो गैस इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसीजर में वो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, यही ओजोन परत को क्या कर रही है? अपक्षयित कर रही है। अब सुनना इधर ध्यान से, पूछा गया है वायुमंडल के ऊपरी स्तर समताप मंडल में परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से हल्के नीले रंग की गैस का निर्माण होता है। उसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? बोले उसी का नाम है ओजोन, उसी को ओजोन कहते हैं। ओजोन वायुमंडल में एक परत बना लेती है जिसका नाम ओजोन परत होता है। यह परत सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर पहुंचने से क्या करती है? रोकती है। ठीक है, कुछ वर्षों में मानव जनित अनेक क्रियाओं में कुछ रसायनों की पर्यावरण में वृद्धि हुई जिससे ओजोन परत क्या हो रही है? घट रही है। ओजोन परत का ह्रास करने वाले विभिन्न यौगिकों में मेन कौन है? CFC है, लेकिन इसके अलावा और कौन हो सकता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ये सारे के सारे ओजोन परत के ह्रास का क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। अब बात ये यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कि ओजोन परत ने काम क्या किया, ये जरूरी क्या है? तो बेटा जो सनलाइट है ना, इससे बहुत सारी रेडिएशन आती है। रेडिएशन मतलब विकिरण आती है। ठीक है, अब इन विकिरणों में अलग अलग तरह की विकिरण होती है, अलग अलग तरह की विकिरण होती है। एक होती है हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के ऊपर अगर आई ना, तो अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यदि हमारे टिश्यू के ऊपर या फिर पेड़ पौधों के ऊपर गई तो ये स्किन कैंसर करने का काम करेगी और इसलिए अर्थ पर पहुंचना हानिकारक होता है। अर्थ पर पहुंचना परावैंगनी किरणों का हानिकारक होता है और परावैंगनी किरणों को आने से रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड था, कौन? ओजोन लेयर था, वही आने से क्या कर रहा था? रोक रहा था। और अगर वो हटने लगेगी, ओजोन लेयर खत्म होने लगेगी, तो परावैंगनी किरणों को अब रोकने वाला कोई नहीं है। वो सीधी आएंगी कहां पर? अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर आकर के ये जीवों को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। हमारे सवाल में पूछा है ओजोन परत क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक है क्यों? ठीक है, तो पूछा जाएगा ये सवाल, उसमें आता है कि भाई ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को क्या कर लेती है? रोक लेती है। परावैंगनी विकिरणें यदि पृथ्वी पर आती है तो पहला तो असर हुआ क्या? कैंसर, त्वचा का कैंसर हुआ। दूसरा, ये हमारी आंखों के अंदर जो कॉर्निया होता है उसे भी धीरे धीरे क्या कर देता है? खत्म कर देता है, अपारदर्शी कर देता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? तो बोले हमारे अंदर DNA होता है और DNA के ऊपर जब रेडिएशन पड़ता है तो हमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है। देखा होगा कि एक्सरे रूम में जाने से रोका जाता है, क्यों? वहां पे एक्स रेडिएशन है, वहां पे सेम परावैंगनी रेडिएशंस भी क्या कर देती है? बोले उत्परिवर्तन कर देती है। तो तीसरा इसका जो प्रभाव है ये जीनी संरचना में परिवर्तन कर देता है और विकार मतलब डिजीज उत्पन्न करता है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रतिरक्षा तंत्र हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और जलीय जीव जंतुओं पर भी ये क्या करता है? प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, इन सभी रीजन की वजह से ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक है और वो अगर क्षतिग्रस्त हो रही है तो यही रीजन है जो कि हमें क्या कहते हैं? चिंताग्रस्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो महत्वपूर्ण सवालों में ये पूछा जाएगा हमारा पर्यावरण से संबंधित इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, आगे की ओर अगर हम बढ़े, पूछा है हमसे ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो अभी हमने पढ़ा है परावैंगनी विकिरण से ही ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है बेटा, आगे की ओर वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सुनते हुए जाना है। देखो भाई, होता क्या है कि प्रकृति के अंदर कोई भी जीव किसी चीज को अगर अपघटित कर रहा है, अपघटित कर रहा है का मतलब क्या? अपघटित कर रहा है का मतलब क्या? कि भाई वो उसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। उसके अंदर क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। अब जैसे हम प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? एंजाइम उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? एंजाइम उपस्थित है। सेम इसी तरह से प्रकृति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों के पास में भी क्या होते हैं? बोले कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स, एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से ये पदार्थों को क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। लेकिन हर एक पदार्थ को अपघटित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं कहूं कि भाई आपके पास में कौन है? बोले मृत पेड़ पौधे हैं। मृत क्या है? पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अब मृत पेड़ पौधे अगर हैं, मृत पेड़ पौधे अगर उपस्थित है तो इन मृत पेड़ पौधे को अपघटित करने के लिए
सूक्ष्म जीवों के पास में क्या है, बोले एंजाइम है। अब एंजाइम है तो वो उस मृत पेड़ पौधे को क्या कर देगा, अपघटन कर देगा, अपघटन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि क्या उपस्थित है, बोले पॉलीथीन उपस्थित है। अब पॉलीथीन के लिए उस सूक्ष्म जीव के लिए, सूक्ष्म जीव के पास में बोले एंजाइम नहीं है, उस सूक्ष्म जीव के पास में एंजाइम नहीं है, पॉलीथीन को अपघटित करने के लिए एंजाइम नहीं है, तो उसका अपघटन नहीं हो सकेगा, उसका अपघटन नहीं हो सकेगा। तो यहां पर हमें दो पदार्थ देखने को मिले, पहला तो जिसका अपघटन हो रहा है और दूसरा जिसका अपघटन नहीं हो रहा। तो वे सभी पदार्थ जिनका अपघटन संभव है, वे सभी पदार्थ जिनका अपघटन संभव है, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, तो इनका नाम होता है जैव निम्नीकरणीय। इनका नाम हुआ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नाम हुआ, ठीक है। और जिनका अपघटन संभव नहीं है उनका नाम हो गया है क्या, जैव अनिम्नीकरणीय नाम। इनका नाम है हमारे पास में क्या, जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है बेटा। तो पेड़ पौधे, जो मृत पेड़ पौधे हैं वो किसमें आ गए हमारे पास में, ये जैव निम्नीकरणीय की श्रेणी में आ गए। और यदि हम पॉलीथीन की बात करें तो ये जैव अनिम्नीकरणीय की श्रेणी में आ गए। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे। इनका नाम हो जाएगा क्या, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। यहीं से आपके पास में परिभाषा बनेगी कि जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को समझाइए। परिभाषाएं वही हैं जो हमने अभी समझी हैं। वे पदार्थ जिनके निम्नीकरण के लिए एंजाइम सूक्ष्म जीवों में उपस्थित रहते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल पदार्थों में निम्नीकरण या अपघटन किया जा सकता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जो मृत अवशेष होते हैं, मृत अवशेष की अगर हम बात करें, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मृत अवशेष जीवों के, वो जैव निम्नीकरणीय में आ गए। या फिर हम कहें कि भाई जो आपकी सब्जियां हैं, जो सब्जी की अगर हम बात करें, या फिर फल फूल की अगर हम बात करें, फल फूल की जो फल फूल के क्या हो गए, बोले अवशेष की अगर हम बात करें, ये भी किसके अंदर आ गए, बोले ये जैव निम्नीकरण के अंदर आ गए। जैव अनिम्नीकरणीय वे पदार्थ जिनके निम्नीकरण के लिए उपयुक्त एंजाइम सूक्ष्म जीवों में उपस्थित नहीं रहते, जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। जैसे कि हमने नाम दे दिया क्या, बोले पॉलीथीन। पॉलीथीन का डाइजेशन नहीं कर पा रहे बेचारे, अपघटन नहीं कर पा रहे। डीडीटी का भी क्या नहीं होता बेटा, अपघटन नहीं हो पाता। तो ये सारे किसमें आते हैं, अजैव निम्नीकरणीय के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। हमारे सवाल में पूछा है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जिनका अपघटन हो सके, उन्हें हमने कहा जैव निम्नीकरणीय। तो घास ये जैव निम्नीकरणीय में है, पुष्प भी और चमड़ा भी। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक भाई हमारे पास में जैव अनिम्नीकरणीय हो गया। फलों के छिलके, केक और स्टील, स्टील भी किसमें हो गया, जैव अनिम्नीकरणीय में। केक, लकड़ी और शीशा, शीशा भी किसमें हो गया, जैव अनिम्नीकरणीय में। तो आंसर आएगा हमारे पास में बेटा कौन सा, ए वाला, घास, पुष्प, या फिर आ गया है क्या, चमड़ा। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है या फिर कहलाते हैं। पूछा है कि भैया पर्यावरण के हिसाब से कौन सा हमारा व्यवहार हो सकता है। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों या फिर पंखों को बंद करना और वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये सारे के सारे पर्यावरण के लिए अच्छी चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें पर्यावरण के लिए क्या है बेटा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। यहीं से हमारे जो 30 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो सम्मिलित हुए थे, जो कि कंप्लीट होते हैं। इन 30 महत्वपूर्ण सवालों में अगर हम देखें आगे आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी परत पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन परत जो है इसका आंसर हो सकता है। अगली अगर हम बात करें, पूछा गया है बिहार बोर्ड में 2022 में तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र में आता है बेटा, ठीक है। कौन सा, प्राकृतिक पारितंत्र। अगली अगर हम बात करें, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः CFC के द्वारा होता है। और लास्ट में हमारे पास में है कि ओजोन परत है, तो ओजोन परत हमारे लिए क्या है बेटा, लाभदायक है। ओजोन परत हमारे लिए क्या है, लाभदायक होती है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारे पास में पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है सारा। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। हमारा पर्यावरण से संबंधित जितने भी सवाल आपके लिए बनेंगे ये कंप्लीट होंगे, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस पूरे हमारे जो लेक्चर है उससे आपको देखने को मिलेंगे। आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।